कभी कभी ना कोई एक छोटी सी खबर एक बहुत बड़ी बहुत उलझी हुई कहानी का दरवाज़ा खोल देती है। हाल ही में ऐसा ही हुआ जब दो गैस टैंकरों की एक सेफ जर्नी ने दुनिया के नाजुक एनर्जी सिस्टम की पोल खोल दी। एक ऐसा सिस्टम जो संकट के मुहाने पर खड़ा है। बात दरअसल ये है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस मतलब अपनी एलपीजी ले जा रहे दो भारतीय जहाज़ों को मिडिल ईस्ट के एक बहुत ही ज्यादा तनाव वाले इलाके से गुजरने की इजाजत मिली। सुनने में ये शायद आम लगे, पर यह बिल्कुल भी आम घटना नहीं थी। और जैसे ही ये खबर आई, इसे फौरन भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत बताया गया। हर तरफ बस इसी की चर्चा थी। पर एक सीधी सादी हेडलाइन एक बड़ा सवाल भी तो खड़ा करती है। आखिर वो कौन सा संघर्ष था, कौन सी लड़ाई थी जिसमें सिर्फ दो जहाज़ों का निकल जाना इतनी बड़ी जीत मानी जा रही थी? तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये कोई रूटीन क्लीयरेंस नहीं था, बिल्कुल नहीं। इसे मुमकिन बनाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट में हाई लेवल डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना पड़ा। इस पूरी कहानी के सेंटर में है हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य। इसे एक ऐसे पतले से समुद्री रास्ते की तरह समझिए, एक चोक पॉइंट जहां से दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। तो जाहिर है यहां की जरा सी भी गड़बड़ी का असर पूरी दुनिया में तेल और गैस की कीमतों पर पड़ता है। और उस वक्त सिचुएशन ये थी कि ईरान ने वहां एक तरह की कह सकते हैं वर्चुअल नाकेबंदी कर रखी थी। मतलब कोई भी जहाज, कोई भी बिना उनकी सीधी इजाजत के वहां से गुजर नहीं सकता था। माहौल बहुत ज्यादा तनाव वाला था। तो सवाल यह है कि भारत को ये हरी झंडी मिली कैसे? ये टाइमलाइन पूरी कहानी बताती है। पहले तो बढ़ते टेंशन की वजह से शिपिंग पूरी तरह रुक गई। इसके बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ईरानी काउंटरपार्ट से कई राउंड बातचीत की। लेकिन बात तब बनी जब ये मामला टॉप लेवल पे पहुंचा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे ईरान के राष्ट्रपति से बात की। इस हाई लेवल इंटरवेंशन के बाद ही जाकर उन दो एलपीजी टैंकरों को रास्ता मिला। अब जरा इस कहानी को भारत से जोड़कर देखते हैं। आखिर सिर्फ दो जहाजों के लिए इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक कोशिश क्यों? क्योंकि 1 अरब से ज्यादा की आबादी वाले देश के लिए वो दो जहाज एक तरह से लाइफलाइन थे। और वजह है ये नंबर 55 से 60%। ये भारत की रसोई गैस यानी एलपीजी की वो मात्रा है जो उसे बाहर से मंगवानी पड़ती है, और इसका ज्यादातर हिस्सा मिडिल ईस्ट से ही आता है। यही निर्भरता इस पूरी समस्या की जड़ है। इस डिपेंडेंसी की वजह से जो एलपीजी संकट पैदा होता है उसका असर 3 बड़े एरिया में होता है: सोशल, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सोशल लेवल पर इसका असर बहुत ही गंभीर है। जैसे ही एलपीजी सिलेंडर महंगे होते हैं या मिलने बंद हो जाते हैं, गांव के परिवार वापस लकड़ी या उपले जलाने पर मजबूर हो जाते हैं। इससे घरों के अंदर जहरीला धुआं फैलता है और इसका सबसे बुरा असर महिलाओं की सेहत पर पड़ता है। साथ ही उन्हें लकड़ी इकट्ठा करने में घंटों बर्बाद करने पड़ते हैं, जिसे टाइम पॉवर्टी भी कहते हैं। अब आते हैं इकोनॉमी पर। सरकार के सामने एक सब्सिडी की तिहरी मुश्किल खड़ी हो जाती है। एक तरफ सरकारी खजाने पर बोझ कम करना है, दूसरी तरफ तेल कंपनियों को भी बचाना है, और तीसरी तरफ आम लोगों को महंगाई से भी बचाना है। इन तीनों में बैलेंस बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन ये कहानी सिर्फ भारत ईरान की नहीं है। उन दो जहाज़ों का मामला असल में ग्लोबल लॉजिस्टिक्स में चल रहे एक बहुत बड़े संकट का छोटा सा हिस्सा है। तो चलिए अब जरा जूम आउट करके पूरी दुनिया की तस्वीर देखते हैं। और ये स्लाइड आज की आर्थिक हकीकत को बिल्कुल साफ दिखाती है। बाईं तरफ देखिए, संकट से पहले एक बड़े जहाज का 7 दिन का वॉर रिस्क इंश्योरेंस 2 से $3.5 लाख का था। अब दाईं तरफ देखिए, संकट के बाद वही इंश्योरेंस 10 से $14 मिलियन का हो गया है। मतलब उछाल देखिए कितना जबरदस्त है। और ये डर असली है। जो हाई रिस्क टैंकर हैं, खासकर अमेरिका से जुड़े हुए, उन्हें तो एक डरावना निकनेम तक मिल गया है, मिसाइल मैग्नेट। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां से गुजरना कितना खतरनाक हो गया है। और इन सब जोखिमों का सीधा असर पड़ता है परफॉर्मेंस पर। यह चार्ट दिखाता है कि जहाज कितनी बार टाइम पर अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं कि हाल के दिनों में यह विश्वसनीयता कितनी तेजी से नीचे गिरी है। इसका सीधा मतलब है दुनिया भर में सप्लाई चेन में देरी और रुकावटें। ये स्लाइड संकट के असर को और भी साफ करती है। पहला बार देखिए, बंकर फ्यूल यानी जहाजों का ईंधन की कीमत लगभग दुगनी हो गई है। दूसरा, रेड सी जैसे जरूरी रास्तों से गुजरने वाले जहाजों की संख्या 60% तक कम हो गई है।
और आखिर में जहाज़ों को अफ्रीका के चारों ओर से लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है, जिससे सफ़र में 14 दिन और जुड़ जाते हैं। ये सब मिलकर दुनिया भर में चीज़ों की कीमतें बढ़ा रहे हैं। तो इस पूरे संकट ने हमें एक बड़ी चीज़ पर दोबारा सोचने को मजबूर किया है। इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? और अब सारा फोकस एक शब्द पर आ गया है, आत्मनिर्भरता। इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा सबक यह है, सिर्फ किसी के घर गैस सिलेंडर पहुंचा देना काफ़ी नहीं है। असली पहुंच का मतलब निरंतरता भी है, यानी लोग लगातार सस्ती कीमत पर सिलेंडर भरवा सकें। इस संकट ने दिखा दिया कि अगर सप्लाई ही रुक जाए तो सिर्फ पहुंच देना एक अधूरा समाधान है। तो ऊर्जा में आत्मनिर्भरता हासिल करने का रास्ता क्या है? यहाँ 4 मुख्य रणनीतियों पर काम हो सकता है। पहला, ई कुकिंग, जिससे रसोई को ग्लोबल तेल बाजार के उतार चढ़ाव से बचाया जा सके। दूसरा, बायो एलपीजी, जिसमें खेती के कचरे से ईंधन बनाया जाए। तीसरा, टारगेटेड सब्सिडी, ताकि मदद सही और सबसे ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचे। और चौथा, स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाना, मतलब एलपीजी का एक बफर स्टॉक, ताकि भविष्य में ऐसे सप्लाई के झटकों से निपटा जा सके। आखिर में ये एलपीजी संकट एक पावरफुल रिमाइंडर है, एक साफ सुथरी और सुरक्षित ऊर्जा की तरफ बढ़ना एक लंबी दौड़ है, एक मैराथन, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। इसके कोई शॉर्टकट नहीं है। और ये हमें एक आखिरी सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर छोड़ जाता है। एक ऐसी दुनिया में जहां ग्लोबल सप्लाई चेन हर दिन और ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही हैं, क्या किसी भी देश के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना ही सुरक्षा की गारंटी का एकमात्र रास्ता बचा है?